न्यूज पर आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं ओम प्रकाश दास और अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और कुछ झलकियां होंगी फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों से शुरुआत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में खोली पाकिस्तान के 5 बड़े दावों की पोल। पाकिस्तान को खुद आतंकवाद का शिकार बताने पर की आलोचना। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी गतिविधियां जारी। केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। 1361 किलोमीटर और 11,427 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से आर्थिक विकास के साथ राज्य के भीतर और उसके आसपास बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा होगी सुनिश्चित। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सजा पर सुनवाई आज। 2009 के एक पुराने मामले को 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के लिए भेजा। चीफ जस्टिस के पास सीजेआई तय करेंगे कि इस मामले को 5 जजों की बेंच सुनेगी या नहीं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ इलाके में 5 मंजिला इमारत ढही। राहत और बचाव कर्मियों ने मलबे में दबे 60 से अधिक लोगों को निकाला बाहर। अभी 20 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका। हादसे में एक की मौत। बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया गहरा दुख। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। 16 जिलों की 1333 पंचायतें झेल रही हैं बाढ़ की मार। बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से एक की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शारदा और सरयू नदियों खतरे के निशान से ऊपर। गुजरात के कई निचले इलाकों में भारी बारिश का कहर। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण राजस्थान के लिए चेतावनी। भारत में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के तहत अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच हुई। स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 75.92%। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। WHO प्रमुख ने वैक्सीन बनाने की योजना में सभी देशों से जुड़ने का किया आह्वान। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आधिकारिक तौर पर किया नामांकित। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति पद की रेस में होंगे माइक पेंस। और भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश किया। भारत ने पाकिस्तान के उस बयान को झूठ करार दिया जिसमें कहा गया था कि उसके दूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बात रखी थी, जबकि सत्र गैर सदस्यों के लिए खुला ही नहीं था। भारत द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के 5 बड़े झूठों को उजागर किया गया है और दशकों से पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद का निशाना बनाए जाने की बात को खारिज करते हुए भारतीय मिशन ने अपने बयान में कहा कि 100 बार दोहराया गया झूठ सच नहीं होगा। भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक अब मुखौटे लगाकर और बोल रहा है कि वो भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। पाकिस्तान का यह दावा कि उसने एक क्षेत्र से अलकायदा को खत्म कर दिया है झूठ है। पाकिस्तान के स्थायी सदस्य को यह नहीं मालूम कि ओसामा बिन लादेन उनके ही देश में छुपा था और अमेरिकी सेना ने उसे पाकिस्तान से पकड़ा। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है। ऐसे में उसके द्वारा भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप हास्यास्पद और निरर्थक है। 1276 प्रतिबंध सूची सार्वजनिक है, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। 1267 कमेटी साक्ष्यों के आधार पर काम करती है, न कि समय और ध्यान भटकाने के लिए किसी के द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों पर। पाकिस्तान ने भारत द्वारा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद निजी मामलों में बेहुदा दावे किए। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां 1947 के बाद अल्पसंख्यकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। सुनियोजित तरीके से अल्पसंख्यकों का सफाया किया गया है।
तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के 5 झूठों का पर्दाफाश किया है। क्या है वो 5 झूठ, क्या है दावे, आइए जरा नजर डालते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो 5 झूठ पाकिस्तान का, इसमें संदर्भ यह है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के 5 झूठ का भारत ने एक एक करके जवाब दिया है, पर्दाफाश किया है। और साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि पाकिस्तान का झूठा दावा कि यूएन सुरक्षा परिषद में बयान दिया, ये भी झूठ है, क्योंकि उस दौरान गैर सदस्यों के लिए यहाँ पे बात कहने की छूट ही नहीं थी। भारत ने कहा कि जो भी दावे किए गए हैं वो पूरी तरह झूठ है। और क्या है पाकिस्तान का वो पहला झूठ? तो पाकिस्तान का पहला झूठ है कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है। और जबकि सच ये है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक पाकिस्तान है, ये पूरी दुनिया जानती है। और यही नहीं, साल 2019 में पाकिस्तान ने यह माना था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, कि पाक में 40 से 50 हजार आतंकी मौजूद हैं। और उसके बाद भी पाकिस्तान का यह दावा झूठ। दूसरा झूठ क्या है? तो हम देखते हैं कि जो दूसरा झूठ है कि अल-कायदा का खात्मा किया गया है पाकिस्तान से, जबकि यहीं के एबटाबाद में, पाकिस्तान के एबटाबाद में उसामा बिन लादेन पाया गया था और अमेरिकी मरीन्स ने जो है उसका शिकार किया था, उसे मारा गया था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं एबटाबाद के, यहीं पे उसामा बिन लादेन रहता था। अगला क्या है झूठ? तीसरा झूठ क्या है? तो पाकिस्तान का तीसरा झूठ ये था कि भाड़े के आतंकियों का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, जबकि सच ये है कि पाक ने सीमा पर आतंकवाद को सालों से पनाह दी है, पूरी दुनिया जानती है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, ईरान जैसे देश भी गाहे बगाहे ये बात कहते रहते हैं। और ये भी है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पीड़ित किया है, और ये बार बार ये चीज सामने आई है। चौथा झूठ इस वक्त क्या है जिसका पर्दाफाश हुआ है? चौथा झूठ यह है कि जो 1267 प्रतिबंधों की सूची है उसमें भारतीयों की बात कही गई पाकिस्तान की तरफ से, जबकि सच ये है कि ये जो सूची है 1267 ये एक सार्वजनिक सूची है, कोई भी इसे देख सकता है। और ये जो 1267 समिति है सबूतों के आधार पर काम करती है, मनगढ़ंत चीजों के आधार पर नहीं। तो ये दावा भी बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। पाकिस्तान का जो चौथा झूठ है उसकी हमने बात की। अब पांचवा झूठ क्या है, जरा इसकी बात करते हैं। तो पाकिस्तान का पांचवा झूठ जो बात सामने आई है वो ये कि भारत के आंतरिक मामलों को लेकर पाकिस्तान बार बार गलत दावे करता रहता है, आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है। जबकि सच क्या है? सच ये है कि 1967 में जहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 7 से 8% तक थी, वो अब सिर्फ 3% उससे कम बची रह गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह वहां पे स्थिति है अल्पसंख्यकों की। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर तमाम दावे पाकिस्तान करने की कोशिश करता है, जबकि सच ये है कि वहां पे लगातार विकास के काम हुए हैं और तमाम जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो मजबूत हुई हैं। ये तमाम सबूतों के आधार पर तस्वीरें सामने है, भारत लगातार चीजें सामने रखता रहा है। और इस खबर पर पाकिस्तान के इन झूठे दावों को लेकर भारत ने प्रतिक्रिया जताई और क्या कुछ इस वक्त का अपडेट है, हमारे साथ इस अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह मौजूद है हमारे साथ। अमृत, निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान ने बात कही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के स्थायी जो सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, जबकि भारत ने यह कहा है कि वहां पे गैर सदस्यों के लिए बयान देने का कोई स्कोप ही नहीं था, वहां पे उसकी इजाजत ही नहीं थी। तो आखिर ये क्या है पूरा मामला? देखिए, पाकिस्तान ने एक यूएनएससी में स्टेटमेंट दी जहां इन्होंने ये जो आप 5 झूठ कह रहे हैं उन्होंने वहां पर ये स्टेटमेंट दी। और उसके बाद मैसेज ये किया कि जैसे उनके जो सफीर हैं, उनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन को, मुनीर अकरम, उन्होंने ये मैसेज किया कि जैसे यूएनएससी ने ये स्टेटमेंट दी हो। तो भारत ने ये लाइज एक्सपोज किए उनके कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये स्टेटमेंट नहीं दी है। पाकिस्तान ने ये एक क्लोज डोर मीटिंग पर ये स्टेटमेंट दी है जहां पर भारत को राइट ऑफ रिप्लाई नहीं था, वो ओपन फोरम नहीं थी, एक क्लोज्ड मीटिंग थी जहां पर पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट रखी है। और उसके बाद भारत ने उनको सूचीवार एक्सपोज किया कि कैसे पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा है
और खुद पाकिस्तान टेररिज्म का जो विक्टिम क्लेम करता है, वो उनके प्रधानमंत्री मान चुके हैं कि एक वक्त पर उनके यहाँ 40 से 50,000 टेररिस्ट थे। उसामा बिन लादेन उनके कंट्री से पकड़ा गया। तो वो कंट्री जो टेररिज्म की फैक्ट्रीज जिसकी सॉइल से ऑपरेट करती हैं, वो इसके पीछे छुपता है कि टेररिज्म का वो विक्टिम है, जबकि वो ओवरटली और ओवरटली उसका एक परपेट्रेटर है। उसके यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि एफएटीएफ ने उन पर किस तरह उनको ग्रे लिस्ट पे रखा हुआ है। वो दिखाना चाहता है कि वो कुछ मूवमेंट कर रहा है, पर वहीं वो काफी झूठ भी फैलाता है कि टेररिज्म का वो विक्टिम है। बिल्कुल, और साथ में ये भी कि जो प्रायोजित आतंकवाद की बात कही जाती है, एक स्टेट की पॉलिसी के तौर पे पाकिस्तान अपनाता रहा है, तो पूरी दुनिया जानती है। और सिर्फ भारत ही ये बात नहीं कहता रहा है, बल्कि अफगानिस्तान, ईरान तक ने कई बार इन बातों को उजागर किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो ये स्थिति है, पाकिस्तान क्या एक ही झूठ को बार बार क्यों इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की टेररिज्म को लेके जो उनकी कॉम्प्लिसिटी रही है, वो पूरी दुनिया जानती है। उनके एलाइज तक ये कह चुके हैं, यूएस कह चुका है कि यूएस याद करें उनका स्ट्रेटेजिक अलाय है, ये कह चुका है कि वो इस पर उनकी वो दोहरा रवैया अपनाते हैं। उनकी वो एक परपेट्रेटर हैं टेररिज्म के, और उनकी सॉइल से ऑपरेट करता है। इसके पीछे वो छुपते हैं कि टेररिज्म। बिल्कुल, आपको यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा। अमृतपाल, आपकी वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक और जो पाकिस्तान में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, भारत के पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभुदयाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो पाकिस्तान का जो ये कदम रहा, जो ये झूठ सामने रखा गया है, क्या आप मानते हैं ऐसे वक्त में एक बार फिर से झूठे दावे करना क्या दिखाता है? देखिए, असली बात यह है कि पाकिस्तान बेहद छटपटा रहा है और उस पर प्रेशर है, क्योंकि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उससे वो बाहर निकलना चाहता है, और उससे बाहर निकलने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट होने से पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है, और वो किसी भी तरह से चाहता है कि वो इस ग्रे लिस्ट से बाहर जाए। अब उसने ये दाऊद इब्राहिम को लेकर एक झूठ बोला। देखिए, उन्होंने एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर निकाला था जिसमें दाऊद इब्राहिम का और सब जो पाकिस्तान में प्रिस्क्राइब टेररिस्ट हैं उनके नाम थे। अब पाकिस्तान कहता है ये तो हम एक रूटीन एक लिस्ट है, इससे कोई मतलब नहीं, दाऊद इब्राहिम हमारे कंट्री में है ही नहीं। इसी तरह से एक के बाद एक झूठ उन्होंने बोले हैं। अब हमारे परमानेंट मिशन जो न्यूयॉर्क में ये बताया उन्होंने कि ये क्लोज डोर मीटिंग थी, जो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो अटेंड कर सकते थे। और जर्मनी का जो परमानेंट मिशन है उसने एक तस्वीर भी ट्वीट की है जिसमें वो मीटिंग होती हुई दिखाई जा रही है। सिर्फ परमानेंट जो मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स वो उसमें हैं। पाकिस्तान ने ये कहा कि उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग को एड्रेस किया, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मीटिंग सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स के लिए एक क्लोज डोर मीटिंग थी। इसी तरह से हमारे परमानेंट मिशन ने बहुत से और झूठ बताए हैं जो पाकिस्तान जाहिर करता रहा है। पाकिस्तान जिनके आड़ में ये कोशिश कर रहा है कि वो ये साबित करे कि वो विक्टिम है टेररिज्म का, ना कि वो किसी मुल्क पे टेररिज्म थोपता है। हमारे मिशन ने ये साफ साफ बता दिया, और आपने वो 5 बड़े मुद्दे तो उन्होंने आपने जो बताए हैं उन पर हमारे परमानेंट मिशन ने जोर डाला है। बिल्कुल, कि इन सब से देखिए कितना ये साफ होता है कि पाकिस्तान झूठ की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहा है, और उसकी असली वजह यह है कि वो चाहता है किसी भी तरह से वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए। लेकिन प्रभुदयाल साहब, जो एफएटीए का आप मुद्दा बता रहे हैं, जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान लगातार बना हुआ है एक लंबे समय से, तो तमाम चीजें तथ्यों के आधार पर सामने आती हैं, रिपोर्ट होती हैं, और तथ्य ये बताते हैं कि खुद पाकिस्तान ने कई मंचों पे ये माना है कि उनके यहाँ
किस तरह से आतंकवादी सक्रिय हैं, आतंकी तंजीमें काम करती हैं और कई आतंकवादी संयुक्त राष्ट्र ने खुद उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो ऐसे में तथ्य तो कुछ और कहते हैं। तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान कि इस तरह से झूठ बोल के वो FATA की जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर आ सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान कई महीनों से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। देखिए, पाकिस्तान ने कहा कि उसने अल कायदा का खात्मा कर दिया है अपने देश में से। असली बात यह है कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी और अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को अटैक करके मारा। तो पाकिस्तान जिस तरह से ये झूठ बोल रहा है, उनकी बात पर कोई यकीन करता ही नहीं है। उनकी जो बातें हैं उनको नकार दिया जाता है और मेरा ये मानना है कि जो अभी उनके नए जो झूठ उन्होंने बोलने की कोशिश की उन पर भी कोई यकीन नहीं करेगा और पाकिस्तान पे प्रेशर बना रहेगा कि वो टेररिज्म के खिलाफ कुछ पुख्ता कदम उठाए। लेकिन पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान जो इस वक्त टेररिज्म का गढ़ बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में नुकसान हो रहा है, उससे वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़वाएं। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाजी नहीं आता है। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ता रहेगा और वो इस तरह से झूठ बोल के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सकता। एक जो बड़ा मुद्दा है वो है अब भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करना, न सिर्फ टिप्पणी करना बल्कि झूठे दावे करना, जबकि वहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर हम सब जानते हैं। आपको लगता है आंतरिक मामलों में टिप्पणी करना और खासकर जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर इस तरह के गलत दावे करना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ क्या भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश पाकिस्तान की दिखती है आपको? देखिए, पाकिस्तान तो कोशिश करता ही रहा है कि भारत पे दबाव पड़े और इस कार्य में उसकी सहायता चीन देता आ रहा है। लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं, खास तौर पे जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, चीन के अलावा, वो पाकिस्तान की बात जानते हैं कि इन सब बातों का जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल गलत है। अब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उन पे कितने जुल्म होते हैं। हिंदू समुदायों पर तो होते ही हैं, दुनिया को ये पता है कि जो वहां पर क्रिश्चियन लोग हैं उन पे कितने जुल्म होते हैं। जो आसिया बीबी का केस है उस पे वेस्टर्न कंट्रीज ने कितना इंटरवीन किया था, इससे साफ जाहिर होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को मालूम है कि माइनॉरिटीज पे, रिलीजियस माइनॉरिटीज पे पाकिस्तान में कितने तरह के जुल्म हो रहे हैं। तो पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश करे कि अपने से ब्लेम हटाकर वो भारतवर्ष पे ब्लेम लगाए कि जैसे भारतवर्ष में माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहे हैं, जैसे भारतवर्ष में जो है जम्मू एंड कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इससे वो दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता। सबको ये बात पता है कि पाकिस्तान में आंतरिक हालात क्या है, कितना ज्यादा वो अपने लोगों पर जुल्म कर रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटीज पे और अन्य तरह की माइनॉरिटीज पे, जैसे बलूच माइनॉरिटी है और पख्तूनख्वा रीजन में जो है लोग, वहां के जो गिलगिट बलूचिस्तान एरिया है वहां पर कितने जुल्म हो रहे हैं। तो ये सब बातें सामने आ गई हैं और पाकिस्तान चाहे जितना झूठ बोले, मेरा ये मानना है कि ये झूठ कहीं भी उसका असरदार नहीं हो सकता और उस पे जो दुनिया का प्रेशर है टेररिज्म, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश है कि जो उनकी अपनी समस्याएं हैं वो सामने ना आ पाए और इसीलिए इस तरह के झूठ का जाल बुनने की कोशिश की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम बातों को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और वहीं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ बीती रात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में भारी विरोध प्रदर्शन और टॉर्च रैली का आयोजन किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत नीलम झेलम नदी चीन पर चीनी फर्म द्वारा बनाए जा रहे विशाल डैम के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ और नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो का नारा लगा रहे थे। और पिछले साल 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज जम्मू की विशेष अदालत में
आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रही है, जिसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर सहित कई लोगों के नाम हैं। आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। एनआईए ने पुलवामा हमले में आत्मघाती हमलावरों के कई साथियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर इस हमले को अंजाम दिया। और अब इस वक्त की ताजा खबर यह है कि वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आपराधिक अवमानना के 2009 के पुराने मामले को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस तय करेंगे कि मामले को 5 जजों की बेंच सुनेगी या नहीं। भूषण के वकील राजीव धवन ने इस मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ को भेजने की मांग की है। 2009 के मामले में भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के 16 पूर्व चीफ जस्टिस को भ्रष्ट कहा था। भूषण के वकील राजीव धवन ने इस मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ को भेजने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि इस पर अटॉर्नी जनरल का पक्ष भी सुना जाना चाहिए, साथ ही बचाव पक्ष को भी दलील रखने का मौका मिलना चाहिए। इस मामले के अलावा 2020 के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के नए मामले में थोड़ी देर में सुनवाई होगी और इस मामले में कोर्ट भूषण को दोषी ठहरा चुका है, जिसमें भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रीय खबरों में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के तहत सड़क की लंबाई कुल मिलाकर 1361 किलोमीटर है, जिसकी कुल लागत 11,427 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए ये सड़कें राज्य के भीतर और उसके आसपास बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक विकास की गति भी तेज करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने, जिसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। ये जो सड़कें जिसका आज हमने शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, कई सड़कें ऐसी है कि जो राज्य के पर्यटन पिछड़े क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी महत्व रखती है। मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में काफ़ी उपयोग होगा। और कांग्रेस की बात करते हैं। अब सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भले ही सोनिया गांधी को एक बार फिर से अंतरिम अध्यक्ष चुनकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन नेतृत्व के सवाल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी का साया अभी तक छाया हुआ है। पार्टी में बगावत का सुर धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। आज एक बार फिर कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर पार्टी में गांधी परिवार के एक अधिकार को लेकर इशारों में नाराजगी जाहिर की। सिब्बल ने आज के ट्वीट पर कई तरह के कयासबाजियों के दौर अब इस पर शुरू हो गए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, ये एक पद के बारे में नहीं है, ये मेरे देश के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। सिब्बल के ट्वीट से बगावत की बू आती लग रही है। उन्होंने कल राहुल गांधी की नाराजगी वाली खबरों के बाद भी ट्वीट किया था। हालांकि उन्होंने बाद में वो ट्वीट ये कहते हुए हटा लिया था कि राहुल ने उनसे कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और वहीं कांग्रेस से निलंबित नेता संजय झा ने भी आज एक चुटकी वाला ट्वीट करके ये कहा है कि ये अंत की शुरुआत है। और इससे पहले हम जानते हैं कि झा के इस ट्वीट को भी कांग्रेस में चल रही हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें आपको कि सोनिया गांधी ने संजय झा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। संजय ने कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। हालांकि उस समय कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। और साथ ही यह भी याद रखना होगा कि सोमवार को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी और इसे बीजेपी की साजिश तक बता दिया था।
और वहीं कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी नेताओं से मिलना शुरू करते हैं तो 50% समस्या हल हो जाएगी। कुछ तो कमियां हैं नेतृत्व में, और सबसे बड़ी कमी ये है कि जो एक मिलने जुलने का एक सिलसिला रहता है हमेशा किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में, वो नहीं है। तो सोनिया जी हों, राहुल गांधी हों, अगर ये लोग लोगों से मिलना शुरू करते हैं, पार्टी के रैंक एंड फाइल से मिलना शुरू करते हैं, तो 50%, 50% की जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और अगर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपने संवाददाता अजय विक्रम सिंह से हम बात करते हैं। अजय, जिस तरह से आज का ट्वीट है, खबर वहीं से शुरू हो रही है कि जो कपिल सिब्बल ने आज फिर एक ट्वीट किया है, तो क्या इसको हम ऐसा माने कि जो कल जो सारी चीजें हुई पूरी कवायद हुई है, और जिस तरह से कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट हटा लिया था, लेकिन जो आज का ट्वीट है ऐसा लगता है कि वो बात खत्म नहीं हुई। अब आपको सीधे यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, सीधे आपको लिए चलते हैं। भाजपा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए सीधे आपको वहां ले चलते हैं। Shri L. Murugan ji, and of course, as far as the introduction of the eminent personality is concerned, I now shift the mic to Shri Muralidhar Rao ji, the General Secretary of Bharatiya Janata Party, for further course of action. Thank you, sir. Welcome all media persons for this today interaction. In the last few months, many important people have joined BJP in Tamil Nadu. People who have worked for decades in DMK and also in AIDMK, they have shown lot of interest joining BJP. Now, I would like to share in Tamil Nadu the momentum which was there earlier after L. Murugan became state president. It got further impetus, and many important persons and personalities, they have shown lot of interest, and all of them have expressed one thing, that BJP as a political party, we all know it is becoming more and more popular all over the country and getting penetrated into new areas, both territorially and social segment wise. South is not an exception. Tamil Nadu definitely is not an exception. Even in Tamil Nadu, BJP is attracting many people from different sections and different sectors. Ideologically also, BJP is becoming a pole. Definitely I am using the word pole because DMK, yesterday our Honorable National President Shri Nadda ji, while addressing State Executive Meeting of Tamil Nadu, he has also mentioned that number of issues are becoming very important and getting discussed. In this context, one more addition, an important addition. We have Shri K. Annamalai, who is with me, besides me, and he worked as a IPS officer, worked in Karnataka,
in Bangalore, Udupi and other districts from the beginning, and finally he resigned. He was having 9 years service. He left the service. He felt that bureaucratic service is important, but public service much more important. He comes from Karur, coming from an agriculture family. Very good background, studied engineering from very good college, then has also taken MBA from IIM Lucknow. After that he got selected to IPS and he worked in Karnataka. After watching both in Karnataka and also in Tamil Nadu and also at the national level, Narendra Modi ji's leadership and his commitment for the self-reliant India, he felt, actually when he resigned, he thought of undertaking social service. And with that view, he has also started a skilling movement, India Leaders Foundation. He has started that movement, and skilling India he has taken as a very important aspect of that movement. Then 5,500 students, they got enrolled, and now they are about to pass out. After getting into the skilling movement and all other activities in the Karur, Coimbatore and the entire Tamil Nadu, youth also are getting attracted towards him and his commitment. Then he felt, as I told, there is a greater connect now for the people of Tamil Nadu with Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So he has expressed that strengthening the nationalist movement in Tamil Nadu is a very important, and strengthening the movement for establishing the constitutional values in Tamil Nadu, the empowerment programs and all. Then he expressed his desire that joining BJP and strengthening Narendra Modi ji's hands will be very important and crucial. With that aspect in mind, he has now today come here, and after joining today BJP, he will be meeting Honorable National President Jagat Prakash Nadda ji, and definitely he will be very important asset and addition for the movement of BJP in Tamil Nadu. With these words, I express his joining, I declare his joining of BJP. Thank you. Thank you, Murli ji. Now I request Shri Murlidhar Rao ji, the General Secretary of BJP, to present Mr. Annamalai ji with the membership slip of Bharatiya Janata Party and a stall. Social distance and photograph. I would now request the State President of Tamil Nadu, Shri L. Murugan, to present a bouquet of flowers. Thank you. I request the State President of Tamil Nadu, Shri L. Murugan ji, to speak for a few minutes. Thank you. முரளிதர் ராவ்ஜி உட்பட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு तो आप देख रहे थे भाजपा मुख्यालय से सीधा प्रसारण, जहां पे कई वरिष्ठ लोगों ने, कई गणमान्य लोगों ने भाजपा ज्वाइन किए। और यहां पे हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ।
देश के सभी नागरिकों के लिए वो सारी बातें मैं दोहरा रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप भी याद रखिए और हर स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पे बताइए। देखिए क्या करना है, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना चाहिए। जानकारों का कहना यह है की खबर है, जबकि कई घायल हुए हैं। अब तक 60 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जबकि अभी भी 20 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। इमारत के बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की 3 टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना को दुखद बताया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाड़ हादसे पर दुख जताया है। ट्वीट करके राष्ट्रपति ने कहा है कि महाराष्ट्र में रायगढ़ के बहाड़ में हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह खबर परेशान करने वाली है। इस नाजुक घड़ी में इस घटना के शिकार हुए लोगों के साथ हूं मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। स्थानीय अधिकारी और एनडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत प्रयासों का समन्वय कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाड़ में एक इमारत ढहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया और कहा कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारजनों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस घटना में खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। और वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ इलाके में हुए इस हादसे में जहां 5 मंजिला इमारत के मलबे से आज एक 4 साल के बच्चे को जिंदा निकाला गया। कल शाम महाड़ में 5 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसमें अब तक 60 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जबकि अब भी 15-20 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे से बाहर निकाले गए 4 साल के बच्चे मोहम्मद बांगी को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की 3 टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। और इस खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, सबसे पहले यही कि राहत और बचाव कार्यों की बात करें तो कहा जा रहा अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं, क्या खबर इस वक्त? देखिए, सही कहा जा रहा है कि अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन 12 घंटे के बाद कल 6:30 बजे शाम की यह घटना है और थोड़ी देर में 24 घंटा हो जाएगा इस घटने को। लेकिन इस पूरे समय में मैं आपको बताऊं तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी राहत की खबर आई है, जब 4 साल का बच्चा जो है वो सुरक्षित वहां से निकाला गया। उसको तत्काल एम्बुलेंस में जो है वो निकट के जो हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया गया और उम्मीद की जा रही है कि वो बच्चा सकुशल होगा और अपने पेरेंट्स जो कि तब से लगातार परेशान थे उनसे वो मिल पाएगा। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो अभी भी 16 से 17 लोगों के ट्रैप होने की बात जो वो सामने आ रही है। हमारे साथ एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आलोक कुमार है, हम उनसे ही जानेंगे। सर, ये बताइए ओवरऑल जो ट्रेजेडी हुई है किस लेवल की, अगर हम मोटे तौर पर टेक्निकल तौर पर देखें, और किस तरीके से आप लोग काम करें, क्योंकि बारिश भी बीच में आ रही है, मेन पावर भी काफी ज्यादा है और जगह भी उस तरीके से काफी जो है घना इस तरीके से है। ओवरऑल क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या रही है? जो बिल्डिंग का कोलैप्स का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्पेसिफिक पैन का कोलैप्स है, जिसमें कि आपको अप्रोच रूट बहुत ही कम मिलते हैं। जो स्पेस कम है जहाँ के विक्टिम ट्रैप हो सकते हैं और लाइव रह सकते हैं, वो चांसेस बहुत ही कम रहते हैं इसमें। फिर भी
हमने कोशिश की है टेक्निकल सर्च के दौरान, जो एनडीआरएफ का स्टाइल है टेक्निकल सर्च के दौरान, बाद में हैवी मशीनरी भी है, उनका उपयोग हम कर रहे हैं डेब्रिज को हटाने में। लेकिन जो हमारे पास टेक्निकल कटर्स हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट है, स्वान दस्ता है, उसकी सहायता से हम बीचेज में जहां भी हमें थोड़ा सा वॉइड मिलता है उसमें घुसकर हमारे जवान जाके देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि इसमें लाइव विक्टिम नहीं है, कोई विक्टिम नहीं, डेड बॉडी भी नहीं, तभी उसको फिर डेब्रिज को हटा रहे हैं। जो टीम है, अभी आपकी 3 टीमें यहाँ पे काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, टीम की संख्या और भी ज्यादा टीम लाए जाएंगे? ओवरऑल क्या लग रहा है कितने समय और लगेंगे जब पूरे मलबे को साफ किया जाएगा, या ओवरऑल जो है ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाएगा, कितना समय? जी, अभी हमारे पास 3 टीम है और उसमें हमने उनको रोटेशन में कर दिया है, इसलिए अभी टीम की फर्दर तो जरूरत नहीं पड़ेगी बुलाने के लिए हेडक्वार्टर से। हम इसी 3 टीम से काम चला लेंगे और जो डेब्रिज का हालात देखते हुए आज पूरी रात तो ऑपरेशन चलने की संभावना है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन जब तक भी एक भी सिंगल हेड काउंट बचा रहेगा एनडीआरएफ काम करते रहेगा। अभी तक जो आपके पास डाटा है, जो फिगर है, उसके हिसाब से कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग अभी रेस्क्यू हुए और कितने लोग अंदर ट्रैप हो सकते हैं? अभी कल का जो डाटा था एनडीआरएफ आने से पहले 8 लोगों को निकाला गया था, जी योगेश, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से निकाला गया था। एनडीआरएफ के आने के बाद आज आपने देखा 12:30 बजे एक डेड विक्टिम निकला था, फिर अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा 4.5 साल का बच्चा बिल्कुल लाइव, बिल्कुल सुरक्षित उसको निकाला गया है। और अभी एक ट्रैप हुआ, मतलब डिटेक्ट हुआ है विक्टिम, लाइव है या डेड है वो कंफर्म नहीं है। और टोटल जो हमें कलेक्टर ऑफिस से सूचना मिली कि टोटल 19 की संभावना थी, जिसमें कि 2 हमने निकाल दिए, तो 17 और हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आलोक कुमार, जो कि विस्तार से बता रहे थे कि किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। जिस सघन हम कह सकते हैं युद्ध स्तर पे जिस तरीके से हॉट फुटिंग पे चल रहा है ऑपरेशन, आज शाम तक या देर शाम तक उम्मीद की जानी चाहिए कि ऑपरेशन वाइंड अप हो जाएगा। हालांकि ये स्थिति के हिसाब से तय होगा कि स्थिति कैसी है, आगे का क्या सिचुएशन है, क्या नई चैलेंजेज आ रहे हैं, बारिश का क्या माहौल है, इन सब चीजों पर अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि जो है जिस पर निर्भर करेगा कि ऑपरेशन कब तक चलेगा। ओपी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और बिहार की बात करते हैं, बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। 16 जिलों की 1333 पंचायतें अभी भी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही हैं और इन जिलों में कुल 83 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। मौजूदा बाढ़ के कारण अब तक 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गंगा नदी समेत कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियां राज्य के कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी के भारी प्रवाह से उपजाऊ भूमि, घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टीमें आपदा में फंसे लोगों को जरूरी सामान मुहैया करा रही हैं। 10 लाख से अधिक परिवारों को 6000 प्रति परिवार की राहत राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई है। और इस बीच कल कोसी और गंडक बैराज से 1.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मौसम कार्यालय के अनुसार नेपाल में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। इससे बिहार के इन नदियों में जलस्तर बढ़ सकता है। और वहीं उत्तराखंड में कल देर रात चमोली जिले के पोखरी विकास खंड के ताली अंसारी गांव में बादल फटने से एक मकान के मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से नरेंद्रनगर के पास ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। सड़क को साफ करने का काम चल रहा है। वहीं गुजरात की स्थिति पर नजर डालें तो कई हिस्सों में भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कहा जाए तो सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी बारिश हो रही है। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बांधों के किनारे बसे इलाकों को रेड अलर्ट कर दिया गया है। मोरबी में माछू बांध के 12 गेट्स खोलने पड़े हैं और कई तहसीलों में भारी बारिश के कारण कई गांव डूब गए हैं। हर तहसील में एक एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। प्राथमिक स्कूलों को राहत केंद्रों में बदला जा रहा है। राजकोट में भी लगातार हो रही है बारिश, जिससे कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति हो गई है। और वहीं पाटन जिले में भी भारी बारिश के कारण रानी की बाव में जलस्तर में वृद्धि हुई है। भारी बारिश के कारण राज्य के अधिकतर बांधों में पानी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गया है, जिसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य भर में 13 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के 1166 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लखीमपुर में शारदा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं अयोध्या में सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण ही बरसात के कारण जलस्तर के बढ़ने के कारण
रुदौली, सोहावल और सदर तहसील क्षेत्र के तटीय क्षेत्र स्थित दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जल शक्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। 1126 नावें संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों में सर्च और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 29 टीमें तैनात की गई हैं। 784 बाढ़ चौकी लगातार 24 घंटे काम कर रही है। 409 पशु शिविर स्थापित किए गए हैं। वहीं 288 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। कोविड-19 महामारी के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज उत्तरी कर्नाटक के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने इन बाढ़ग्रस्त इलाकों का अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ हवाई सर्वेक्षण भी किया। इलाके के लोगों ने मुख्यमंत्री से बाढ़ में ध्वस्त हो चुके 9000 से अधिक घरों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा जारी करने की मांग की है। और गुजरात की बाढ़ की ताज़ा स्थिति क्या है, इसकी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमन बरोना हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन, इस वक्त अगर गुजरात की बात करें तो क्या स्थिति है, खासकर जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही थी? गुजरात के 33 जिलों की 242 जो तालुका है वहां पर पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश जारी है। तो वहीं गुजरात में अब तक इस सीज़न की 107% जो बारिश है वो हो चुकी है। गुजरात के 10 तालुका ऐसे हैं जहां पर 4 से 9 इंच तक की बारिश जो है वो मापी गई है। कच्छ जिले की अगर बात करें तो कच्छ के अब्डासा में 9 इंच सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पर हुई है। तो वहीं राजकोट के गोंडल में 7 इंच बारिश हुई है। कच्छ जोन जो पिछले कई सालों पहले एक सूखे जोन में शामिल था, लेकिन अब इस जोन में सबसे ज़्यादा बारिश 214% बारिश जो है वो कच्छ जोन में हुई है। तो वही पूर्व मध्य जोन जो है वहाँ सबसे कम बारिश हुई है, 80% बारिश हुई है। तो गुजरात के कई जिले, मोरबी जिले जहाँ पर मच्छू डैम के 12 गेट खोले गए हैं, तो वहाँ पर रूरल एरियाज़ में पानी आ गया है, जहाँ से लोगों को एनडीआरएफ की टीम द्वारा जो एक सिक्योर जगह पर ले जाया जा रहा है। तो वहीं डैम की अगर बात करें तो मोरबी का मच्छू डैम हो, राजकोट का आजी डैम हो, महिसागर का कडाना डैम हो, या फिर कई डैम जो है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। गुजरात के नर्मदा सरोवर सहित 206 जो जलाशय है वो भर चुके हैं, जिसमें से 89 जलाशय जो है वो 100% से ज़्यादा भर चुके हैं। तो वहीं राजकोट की बात करें तो राजकोट के गोंडल में जो है वो 7 इंच बारिश हुई है। और महसाणा की कड़ी में जो है वहाँ बाढ़ की स्थिति के आसार नज़र आ रहे हैं। रूरल एरियाज़ में पानी भर चुका है। रोड पर पानी भरने की वजह से जो रोड है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो खेत है वो भर चुके हैं, तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पाटन की बात करें तो पाटन में भी सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। पाटन के संखेश्वर में आज 4 परिवार के 125 लोगों को अभी रेस्क्यू किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार अपने काम में जुट चुकी है। इन लोगों को निचले इलाकों से एक सिक्योर प्लेस पे ले जाया जा रहा है, और कोरोना का ध्यान रखते हुए, क्योंकि कोरोना है तो जब इनको एक जगह सिक्योर जगह पे ले जाया जा रहा है तो वहाँ पर मेडिकल टीम जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, वो यहाँ पर जरूर वहाँ पर है, मौजूद है। और अभी हवामान जो मौसम विभाग ने जो बात बताई है उनसे मिली जानकारी के अनुसार आगे आने वाले 2 दिनों में उत्तर गुजरात में, दक्षिण गुजरात में और सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। तो वही बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एक्टिव हो जाने की वजह से इसका असर जो है वो 26 अगस्त तक दिखाई देगा। तो आने वाले दिनों में गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जी सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमारे सामने रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर गुजरात में अभी बारिश लगातार जारी है और आगे भी कुछ दिनों तक उसे जारी रहने की आशंका जताई गई है। आगे बढ़ते हैं और आज मानवता इस शताब्दी की सबसे भयावह महामारी से जूझ रही है, और इसी से निपटने के लिए दुनिया भर में सभी अपने अपने तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सोका गक्काई इंटरनेशनल यानी SGI से संबद्ध भारतीय संस्था भारतीय सोका गक्काई BSG ने सोमवार शाम वेबिनार के जरिए एक शांति संगोष्ठी का आयोजन किया। ये संगोष्ठी बौद्ध दार्शनिक और शांति कार्यकर्ता डॉक्टर दाइसाकू इकेदा के संयुक्त राष्ट्र को दिए 2020 के शांति प्रस्ताव पर आयोजित की गई, जिसमें भारत के प्रबुद्ध वर्ग ने विश्व को एक नई दिशा अपनाने का आग्रह किया। डॉक्टर दाइसाकू इकेदा द्वारा दिए शांति प्रस्ताव का शीर्षक है अपने साझे भविष्य की ओर, मानव एकजुटता के युग का निर्माण। शांति संगोष्ठी में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि मूलभूत मानवीय मूल्यों को
पुनर्जागृत करके ही वैश्विक एकजुटता की शुरुआत होनी चाहिए। और मिड डे प्राइम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें डीडी न्यूज के साथ। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिले, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। चौथी बात, घबराएं नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, यह किसी को भी हो सकता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। Standing at the और हमारे साथ अर्जत की खबरें लेकर हाजिर हैं हमारे सहयोगी निखिल सिंह। निखिल, अब आपके पास। जी बिल्कुल, शुक्रिया ओम प्रकाश दास। और अपने दर्शकों को हम शेयर मार्केट की खबर सबसे पहले बताते हैं। इस व्यापार जगत पे वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में लाभ से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 157 अंक चढ़ गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कारोबार की शुरुआत में 39,009 अंक के उच्च स्तर को छूने के बाद 157 अंक या 41.41% की बढ़त के साथ 38,956 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 47 अंक या 0.41% की बढ़त के साथ 11,513 अंक पर था। तो शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार बढ़े हैं। और अगर दूसरी खबर की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन यानी OMO के तहत सरकारी प्रतिभूतियों यानी उनके शेयर्स के साथ साथ खरीद और बिक्री आयोजित करेगा। 2 चरणों में 20,000 करोड़ रुपए के शेयर्स की खरीद बिक्री की जाएगी। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। दोनों चरणों में सरकारी प्रतिभूतियों की 10-10 हजार करोड़ रुपए की खरीद बिक्री की जाएगी। दूसरे चरण की नीलामी 3 सितंबर को की जाएगी। इसकी घोषणा अलग से की जाएगी। तो व्यापार जगत पे बस इतना है। आइए चलते हैं वापस ओपी दास के पास। इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अब बात तो उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई। और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए एक बार फिर से अपना उम्मीदवार नामित किया है। पूर्व डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब बड़ी चुनौती का सामना उनसे कर रहे हैं। ट्रंप 27 अगस्त को व्हाइट हाउस के साउथ लॉन से नामांकन स्वीकार करते हुए अपना भाषण देंगे। ट्रंप को सभी 50 प्रांतों के निर्वाचित रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधियों के मतों की गणना के बाद फिर नामित किया गया। आरएनसी में उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी एक बार फिर से उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार घोषित किया गया है। वो बुधवार को औपचारिक भाषण देंगे। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों के साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला हमारे साथ हैं। मुकेश, अब आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। और सबसे पहले बात करेंगे हुसैन बोल्ट की। कोरोना वायरस का
प्रकोप पूरी दुनिया पर जारी है और तेजी से फैल रहा है, जहां हर दिन कई हजार नए मामले सामने आ रहे। इस बीच 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जमैका के उसैन बोल्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि बोल्ट ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के एक दिन पहले ही जमैका में अपने 34वें जन्मदिन पर एक पार्टी की थी। पार्टी में इंग्लिश फुटबॉलर रहीम स्टर्लिंग भी शामिल हुए थे। जमैका के एक रेडियो स्टेशन ने कहा कि बोल्ट इस बीमारी के संपर्क में आ गए हैं और परिणाम स्वरूप वह सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। बोल्ट ने 2017 लंदन विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर स्पर्धा में तीसरे स्थान पर आने के बाद अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया था। वहीं पराग्वे के एक जज ने ब्राजील और बार्सिलोना के पूर्व स्टार खिलाड़ी रोनाल्डिनो पर लगी हाउस अरेस्ट की सजा खत्म कर दी है। इसी के साथ इस स्टार फुटबॉलर की ब्राजील वापसी के रास्ते साफ हो गए। वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए पैराग्वे में घुसने की कोशिश के कारण 5 महीने से अधिक समय से घर में नजरबंद है। जज ने अपने संदेश में सशर्त निलंबन पर सहमति व्यक्त की है। रोनाल्डिनो पर $90,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। ये राशि धर्मार्थ संगठनों को दी जाएगी। 2002 विश्व कप विजेता ब्राजील की टीम के सदस्य रहे रोनाल्डिनो को 6 मार्च को अपने भाई और बिजनेस मैनेजर के साथ फर्जी फिजी के पैराग्वे पासपोर्ट के साथ पैराग्वे में प्रवेश करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। और खेल की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए ओम प्रकाश के पास। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब अगली बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, लाइव प्राइम की। और लद्दाख के पश्मीना के उत्पादकों को मिला बाजार से सीधा संपर्क। हरियाणा के माफ कीजिएगा हिमालय के सर्द रेगिस्तान की पहचान के साथ साथ यहाँ के सुदूर हस्तकरघे की चीज़ें, खासकर पश्मीना शॉल भी वर्षों तक लद्दाख की पहचान हुआ करती थी। लेकिन जनजातीय इलाकों में पश्मीना को लेकर लोगों का उत्साह कम होने लगा। यूटी बनने के बाद केंद्र सरकार के आर्थिक मदद ने इन इलाकों में पश्मीना के कारोबार में तेजी लाई है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के इस सफर में इतना ही। लेकिन आपको हम बता दें कि हमारी नजर बनी रहेगी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी करार दिए गए प्रशांत भूषण की सजा से जुड़ी खबर पर। इन खबरों का अपडेट आप डीडी न्यूज पर लगातार पा सकते हैं। फिलहाल दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।